This चीजें हम conference कवर will now be recorded. इस सेशन में एक तो हम ये कवर करेंगे, बैकअप मस्ट बी ऑन अदर हार्ड ड्राइव। कभी कभी लोग क्या करते हैं, सेम हार्ड ड्राइव पे बैकअप रखते हैं, तो उसका क्या होता है, फाइल सिस्टम अगर वो ड्राइव का करप्ट हो जाता है तो दिक्कतें आती हैं। तो कोशिश हमेशा ये करो कि जिधर आपका लाइव डेटा है, बैकअप उसका अदर ड्राइव पे ही होना चाहिए। ये प्रिकॉशन के पर्पज के लिए मैं बता रहा हूँ। बैकअप मस्ट बी ऑन अदर हार्ड ड्राइव। अदर हार्ड ड्राइव का मतलब ये नहीं हुआ कि आप हार्ड डिस्क ही दूसरी लगाओ। एटलीस्ट मैं ये मान के चलता हूँ, आप एक दूसरे ड्राइव पे, जैसे सी पे लाइव डेटा है तो डी पे बैकअप होना चाहिए, डी पे लाइव डेटा है तो ई में बैकअप होना चाहिए। मतलब जहां पे लाइव डेटा है उसका दूसरा कोई लोकेशन चूज करो जहां पे आप बैकअप लेते हो दूसरे ड्राइव पे। दूसरी चीज ये होता है कि हमारे पास काफी केसेस ऐसे आते हैं जो रैंसमवेयर वगैरह अटैक हो जाते हैं। तो जब भी आप लाइसेंस एक्टिवेट करते हो उसी टाइम पे उनका गूगल ड्राइव या वन ड्राइव सिंक कर दो, ताकि वो जो उनकी डेटा है वो डायरेक्ट क्लाउड पे सिंक हो जाए। और जो सिंकिंग का ऑप्शन है वो डे वाइज एटलीस्ट 7 दिन का रखो। 7 दिन का डे वाइज करने का मतलब हमारा यहाँ पे ये रहता है, इन केस रैंसमवेयर आज आ गया तो आज का डेटा वो करप्ट हो गया, हार्ड ड्राइव का पूरा डेटा करप्ट हो जाएगा, आप मान के चलो। लेकिन ये एक कुछ ऑप्शन ऐसे बचते हैं कि गूगल ड्राइव का डेटा आपका सेफ रहेगा, क्योंकि गूगल ड्राइव पहले स्टॉप हो जाती है जिस टाइम पे ये होता है, तो गूगल ड्राइव भी स्टॉप हो जाती है ऑटोमेटिक, या वन ड्राइव स्टॉप हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक वो काम करना बंद कर देती हैं, जिसके वजह से वो प्रीवियस डेटा आपको क्लाउड पे मिल जाता है। तीसरी चीज है, अगर आप ड्राइव पे बैकअप ले रहे हैं, गूगल ड्राइव या वन ड्राइव पे बैकअप ले रहे हैं, तो एक थर्ड लोकेशन और भी होना चाहिए जो टाइम टू टाइम आप मैन्युअली उसको डाउनलोड कर लिया करें। जैसे आपका बिजी सॉफ्टवेयर अगर हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल है, आपने उसका बैकअप लिया डी ड्राइव पे, डी ड्राइव को जो फोल्डर में आपका बैकअप है, समझो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, या डेट लिखा हुआ है लास्ट 5-10 दिन का, उसको आपने गूगल ड्राइव पे सिंक कर दिया। तो गूगल ड्राइव पे सिंक होके तो पड़ा रहता है वो, ओके है, लेकिन उसमें एक मैनुअल एक्टिविटी और भी आप करके रखें तो अच्छा है कि आप दूसरे किसी हार्ड ड्राइव पे वो डाउनलोड करके रखें टाइम टू टाइम। इन केस अगर गूगल ड्राइव पे भी डेटा पूरी तरह से अगर रैंसमवेयर से कभी करप्ट हो गया, तो आपका जो डाउनलोडेड डेटा है प्रीवियसली वो आपके काम में आ जाएगा। नेक्स्ट, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे। कभी कभी हमारे पास ये चैलेंजेस आते हैं, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन में मेल नहीं जाते हैं, तो उसमें केवल 2 पॉइंट होते हैं जो अपने को प्रिकॉशन लेने जैसे रहते हैं जीमेल के लिए। एक तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को डिसेबल करना रहता है, दूसरा आपको अलाउ लेस सिक्योर ऐप को ऑन करना रहता है। हम ये भी अभी देखेंगे इसको कैसे सेट करना है। तो हमने बैकएंड में एक कंपनी क्रिएट कर दी है। बैकअप और बैकअप वाले जो हमने ऑप्शन बताए हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग खुद भी कर सकते हैं, उसमें मैं नहीं करूंगा, मतलब गूगल ड्राइव या वन ड्राइव इंस्टॉल करने का प्रोसेस। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन से मैं आपको ये बता रहा हूँ उसको किस तरह से कैसे कैसे कर सकते हैं। ये कंपनी क्रिएट हो गई है।
अब इसमें अगर हमें ईमेल आईडी सेट करनी है, ईमेल सेट करना है, तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन में जाके ईमेल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, आउटलुक एक्सप्रेस। तो बाय डिफॉल्ट जिन्हें लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, मैं भी प्रैक्टिकल भी डायरेक्ट में ही बताता हूँ। सेंड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, अगर आउटलुक है माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक एमएस ऑफिस के साथ में जो इंस्टॉल होता है, अगर वो आपने इंस्टॉल किया है तो आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के थ्रू भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर आपने आउटलुक एक्सप्रेस विंडोज के साथ में जो बाय डिफॉल्ट आता है वो इंस्टॉल्ड है तो उसके साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जैसे SMTP में जीमेल का SMTP अगर डालें, smtp.gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है, ये हमने पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे फ्रॉम में अपना नाम डाल दिया। फिर से यहाँ पे आपने ईमेल आईडी डाल दी, यहाँ पे जो भी आपको डालना है वो डाल दिया। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ से जब हम इसको टेस्ट अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से कुछ एरर आएगा। अब ये एरर किसी भी चीज का हो सकता है, smtp.gmail.com या पासवर्ड का भी हो सकता है। तो ये हमें चेक करना रहता है ये किस पर्पज के लिए, क्यों हमारे पास इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले हम ईमेल आईडी चालू करते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू टैब खोलता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमने ईमेल डाल दी। यहाँ पे ये पॉइंट आपको जब ईमेल कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहां पे आपको काम में आएंगे। सॉरी, समझो ये ईमेल आईडी है। अब ये ईमेल आईडी से अगर आपको समझो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको डिसेबल करना है। सर आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हेलो? आ रही है सर, क्लियर आ रही है। ठीक है। तो आपको अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन डिसेबल करना है तो यहाँ पे क्लिक करके अकाउंट में जाएंगे। अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन किसी में इनेबल है तो आपका बिजी से ईमेल नहीं जाएगा जब तक आप इसको डिसेबल नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में आना है। सिक्योरिटी में आने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होना चाहिए। अगर इसको ऑन कर दिया, कहीं पर अगर ऑन है तो इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो ये आपका ऑफ होना चाहिए। फिर से मैं बैक जाता हूं। तो ये चीजें ऑफ करने के बाद सेकेंड चीज होती है आपकी अलाउ लेस सिक्योर ऐप।
अलाउ लेस सिक्योर ऐप जो है, आप होम पे जाएंगे, यू हैव सिक्योरिटी रिकमेंडेशन या प्रोटेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी एक्सेस का एक ऑप्शन आ जाएगा। जो थर्ड पार्टी का ऑप्शन आएगा यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे टर्न ऑफ लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, टर्न ऑफ लेस सिक्योर का मतलब ये हो गया ये पहले से ऑन है, अगर आपको बंद करना है तो आप बंद कर सकते हैं। तो ये दो चीजों की जरूरत होती है, टू स्टेप वेरिफिकेशन और अलाउ लेस सिक्योर ऐप। टू स्टेप वेरिफिकेशन डिसेबल होना चाहिए और अलाउ लेस सिक्योर ऐप एक्सेस जो है वो ऑन होना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर प्रॉपर वे में है तो आपका ईमेल बिजी से डायरेक्ट जाने लगेगा। ये हमारे कीबोर्ड में थोड़ा इश्यूज है टाइपिंग का, फिर भी हम देखते हैं शायद। पासवर्ड की मिस्टेक थी, ये ईमेल देखा आपने, अभी हमने कॉन्फ़िगर किया तो तुरंत चला गया टेस्ट में। इसके अलावा एक चीज और भी होती है, जब भी कोई भी आप टेस्ट मेल भेजते हैं तो बिजी में बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन आ जाता है, सॉरी, आपके जीमेल में एक ऑप्शन आ जाता है ऑथेंटिकेशन का। ये जैसे टेस्ट मेल आया तो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आ जाएगा कि ये डिवाइसेस ट्रस्टेड ईमेल पे लेना है कि नहीं लेना है। तो आपको ये आईपी को या इंटरनेट को या ये आईएसपी को आपको ट्रस्टेड में डालना पड़ता है। तो आप ये डिवाइस को एक बार आपने ट्रस्टेड में डाल दिया तो फर्दर के लिए वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक आप इसको व्हाइट लिस्ट में नहीं डालेंगे इस डिवाइस को, तब तक ईमेल नहीं जाएगा। तो हमने अभी तक 3 एक्टिविटी बताई ईमेल भेजने के लिए। एक तो टू स्टेप वेरिफिकेशन को आपको डिसेबल करना है, दूसरा अलाउ लेस सिक्योर ऐप को ऑन करना है, जो यहां पे हमने बताया ये वाला ऑप्शन। तीसरा, इनकेस फर्स्ट टाइम में आप मेल भेज रहे हैं तो आपको एक एडिशनल ईमेल आ जाएगा कि समबडी ट्राइंग टू एक्सेस योर ईमेल, इस तरह से एक मैसेज आएगा, उसको उसको आपको यस करके डालना है, यस इट इज मी करके कुछ ऑप्शन आएगा, उसको आपको टिक कर देना है या क्लिक कर देना है। तो ये 3 एक्टिविटी से आपका ईमेल डायरेक्ट आप बिजी से भेज सकते हो। ये बहुत सारे इस केसेस होते हैं जो कि लोगों के मुझे फोन आते हैं, उसके बेस पे ये चीजें मैंने आपको बताई हैं कि यही 2-3 चीजें जो होती हैं जिसके वजह से दिक्कतें आती हैं। अरे व्हाइट वाला बताओ ना, व्हाइट लिस्ट ब्लैक लिस्ट वाला दोबारा एक बार कहाँ से करना है उसका, व्हाइट लिस्ट वाला। नहीं, व्हाइट लिस्ट तो इसमें आएगा नहीं ना। अब वो दूसरा अगर कोई इंटरनेट यूज करेंगे तब आएगा, या फिर दूसरा लैपटॉप यूज करेंगे तब आएगा। वो मेल आएगा, मेल में चेक करना रहता है। मेरे पास मेल पड़े होंगे, दिखा देता हूँ पहले के। सिक्योरिटी, ऐसे ही कुछ आएगा। ऐसे ही कुछ आएगा, बस यहाँ पे लिखा रहेगा यस इट वाज मी। इस पे अगर आपने टिक कर दिया तो उसका एक्सेस आपने अलाउ कर दिया। तो इसी तरह से बिजी से भी अगर फर्स्ट टाइम में मेल कर रहे हैं
तो फिर आपको इस तरह से एक ईमेल आने की संभावना रहती है। अगर वो मेल आते हैं तो यस इट इज मी करके उस पर टिक करना रहता है, क्लिक करना रहता है। ठीक है, अभी फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं और इसको एक बार और भी बता देता हूं। एक तो हमने ये बताया आपको कि यहाँ पे जाके अकाउंट पे क्लिक करना है, अकाउंट पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन को डिसेबल करना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन सिक्योरिटी में मिलेगा और ये लास्ट में नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है और इसको ऑफ ही रखना है। कहीं पे अगर मेल नहीं जा रहा है तो आपको ये चेक करना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहीं ऑन तो नहीं है। दूसरी चीज, आप यहाँ पे होम पे जाएंगे तो यहाँ पे यू हैव सिक्योरिटी रिकमेंडेशन प्रोटेक्ट योर अकाउंट पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाउ लेस सिक्योर ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अलाउ लेस सिक्योर ऐप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑन है, इसलिए यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑफ करना है क्या। अगर ये ऑफ होता तो यहाँ पे बताता है कि आपको ऑन करना है, तो यहाँ पे टर्न ऑन का साइन आ जाता था। तीसरा ऑप्शन हमने ये बताया कि आप जब भी फर्स्ट टाइम में आप मेल भेजोगे तो आपको एक सिक्योरिटी के लिए मेल आएगा और उसमें यस इट इज मी करना रहेगा। इस पॉइंट के हम अभी आगे चलते हैं। स्टेप टू डिसेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन एंड अलाउ लेस सिक्योर ऐप। ये तीन चीजें जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन फिर भी हम इसमें डिटेल के लिए बता रहे हैं। एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन, यूपीआई कॉन्फ़िगरेशन, तीनों नेचर में सिमिलर है, केवल उनके पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। इसमें कुछ कमांड ऐसे होते हैं जो डोमेन को बिलोंग करते हैं। डोमेन को बिलोंग करने का मतलब ये होता है उसकी रिक्वेस्ट कहां पे जा रही है, जहां पे जा रही है दैट मीन्स वो डोमेन है। और उसके साथ में उसको इनपुट पैरामीटर क्या क्या चाहिए, वो उसके पैरामीटर होते हैं। एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को तो पता ही है, और मेरे पास एपीआई भी कोई नहीं है मैं उसको प्रैक्टिकली बताऊं। मैं सीधा व्हाट्सएप और यूपीआई कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूं जो पे स्कैन एंड पे पे आता है। जब भी आप व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें दो पैरामीटर होते हैं, फोन और टेक्स्ट। फोन का मतलब होता है कि आपको किस नंबर पे भेजना है, टेक्स्ट का मतलब होता है आपको क्या भेजना है। और उसमें जो भी आप डालेंगे वो मैटर व्हाट्सएप पे चला जाएगा। इन केस अगर यूआरएल पे व्हाट्सएप भेज रहे हैं तो यूआरएल इनकोड का एक फंक्शन होता है, वो भी कॉल करके आपको डालना पड़ सकता है, वो एक अलग बात है, वो कोडिंग का पार्ट है। लेकिन हम अभी डेस्कटॉप पे जो हमारे पास व्हाट्सएप होते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और उसको कैसे सेट करते हैं, कितने पैरामीटर होते हैं, वो हमने यहाँ पे बताया। दो ही पैरामीटर होते हैं, एक फोन होता है एक टेक्स्ट होता है। इसी तरह से यूपीआई कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक डोमेन होता है जहां पे रिक्वेस्ट भेजी जाती है, दूसरे उसके पैरामीटर होते हैं, वो पैरामीटर में वैल्यू पास की जाती है। अभी जैसे हमें किसी का एड्रेस बताना है या किसी का परिचय बताना है तो उसमें बहुत सारी चीज आती हैं। नेम क्या है, स्टे कहाँ पे है, स्टे का लोकेशन या बिल्डिंग का नाम, एजुकेशन क्या है, और सर्विस क्या है या बिजनेस क्या है। तो जैसे हमने नेम बताया, नेम के आगे पर्सन का नाम आएगा, तो नेम इज द कैप्शन। जो नाम हमने डाल दिया राजकुमार विश्वकर्मा, दैट इज वैल्यू ऑफ द नेम। तो ऐसे ही पैरामीटर होते हैं
अब जैसे यूपीआई कॉन्फ़िगरेशन में जो पैरामीटर होते हैं, CU फॉर द करेंसी, CU इक्वल टू INR कर दिया तो करेंसी का पैरामीटर है, CUE कांस्टेंट रहेगा। PA का मतलब होता है पेई अकाउंट, वहां पे आपको यूपीआई आईडी डालनी है, जो भी यूपीआई आईडी डालना है आपको। थर्ड ऑप्शन है पेई नेम, PN मतलब पेई नेम, उस पर्सन का नाम क्या है या उस बिजनेस का नाम क्या है। उसके बाद आपको डालना है जी। तो स्क्रीन जो आप शेयर कर रहे हैं वो सिंगल स्क्रीन है, वो इसका बिजी का स्क्रीन नहीं है। हाँ पता है, अभी तो प्रैक्टिकल में आते हैं, अभी तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल में आते हैं अभी थोड़ी देर में, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। PN का मतलब हो गया पेई नेम, पेई नेम का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि पर्सन का नाम या बिजनेस का नाम जिसका नाम से अकाउंट है। AM का मतलब अमाउंट हो गया शॉर्ट फॉर्म में, AM इक्वल टू अगर जो भी वैल्यू रहेगी वो अमाउंट में आ जाएगा। TR का मतलब ट्रांजैक्शन रेफरेंस, कौन से रेफरेंस से पेमेंट किया गया। और MAM का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट। MAM जो ऑप्शन है वो मैंडेटरी नहीं है, वो नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। इतने पैरामीटर आपने डाल दिया और डोमेन आपने याद कर लिया, यूपीआई कॉन्फ़िगरेशन लिए क्या डोमेन यूटिलाइज किया जाता है, तो आपको आंख बंद करके स्कैन और पे का QR कोड आप जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी हेल्प। यूपीआई कॉन्फ़िगरेशन में तो इतने सारे पैरामीटर हैं, 6 पैरामीटर हमने बताए, लेकिन व्हाट्सएप में तो 2 ही पैरामीटर है, फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ गलती हो गई है। उसका कारण यह है कि उनको लॉजिक और टेक्नोलॉजी जो होने मतलब जो लॉजिक क्लियर होना चाहिए वो लॉजिक क्लियर नहीं है, इसके वजह से उनको दिक्कतें आती हैं। अब हम प्रैक्टिकल में चलते हैं व्हाट्सएप के लिए। पहले अगर हमें व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर करना है तो हम SMS में जाएंगे और यहाँ पे कुछ भी एक नाम दे देते हैं यन करके। ये फॉर्मेट आ गया, अपलोड PDF पे भी हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको सिंपली डालना है व्हाट्सएप, स्पेलिंग एज इट इज होनी चाहिए, फिर हमको कोलन करके डबल बैकस्लैश डालना है। हमारे कीबोर्ड का इश्यू है, हम स्क्रीन वाला कीबोर्ड एक बार चालू कर लेते हैं। इसके बाद हमने डाल दिया, कर्सर को यहाँ पे रखा और यहाँ पे डाल दिया स्लैश 2 बार, फिर इसको मिनिमाइज कर दिया, फिर उसके बाद डाल दिया सेंड। सेंड के बाद क्वेश्चन मार्क डालना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किधर है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क डालना है। हमारा अभी कीबोर्ड में ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इधर है, हाँ आ गया। ये जितना पार्ट हमने बताया व्हाट्सएप :/सेंड, इतने चीज को हम कंसीडर करते हैं, ये डोमेन का वर्क करता है। क्वेश्चन मार्क इज सेपरेटर ऑफ डोमेन, जो क्वेश्चन मार्क होता है वो डोमेन का सेपरेटर है, उसके आगे पैरामीटर चालू होंगे, उसके पहले डोमेन रहेगा।
अब इसके बाद हमारे दो पैरामीटर पास होने हैं, एक तो फोन नंबर का और दूसरा मैसेज का। पहला या उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट को पहले ले लो, मोबाइल को बाद में ले लो तो भी चलता है। अभी जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पे डाल दिया हाय। दो पैरामीटर को सेपरेट करने के लिए एम्परसेंड साइड या एंड साइड लगाते हैं और यहाँ पे डाल दिया फोन। फोन के आगे इक्वल डाल दिया और यहाँ पे नंबर डाल दिया। सॉरी, अभी हम एपीआई कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम नहीं डालते हैं, यहाँ पे हम फोन में एमओबी डाल देते हैं और यहाँ पे टीएक्सटी डाल देते हैं, क्योंकि हमें रन टाइम में यूटिलाइज करना है, परमानेंट नहीं यूटिलाइज करना टेक्स्ट। और जो टेक्स्ट वाला है वो टेक्स्ट में डाल देते हैं, ये आ गया टेक्स्ट और ये आ गया एमओबी। इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन होती है दो पैरामीटर की, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। और आपको अगर इसको टेस्ट करना है, अगर आप सेव बटन यहाँ पे दबाते हो, सेव बटन दबाने के बाद आपको व्हाट्सएप एपीआई जैसा ये विंडो पॉपअप हो गया तो आप ये समझ जाना आपकी कॉन्फ़िगरेशन ओके है। नॉर्मली सभी लोगों ने अभी तक फोन को पहले लिखा होगा, टेक्स्ट को बाद में लिखा होगा। इस चीज की अगर लॉजिक क्लियर हो जाए कि हमें कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो पैरामीटर कभी भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली पहले आपको एपीआई में फोन पहले लिखा मिलेगा एंड टेक्स्ट आगे मिलेगा, लेकिन हमने उसको चेंज भी कर दिया। अब ये व्हाट्सएप एपीआई कॉन्फ़िगर हो गई है, ये मैसेज आ गया तो इसका मतलब ये प्रॉपर है। अब हमारे पास डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है, नहीं तो ये मैसेज भी डायरेक्ट चला जाता था। ये मैसेज आ गया तो मतलब व्हाट्सएप एपीआई आपका कॉन्फ़िगर हो गया, ये ओके कर दिया। बस इतनी सी बात रहती है। पर जी सर। एक ही पीसी पे अगर दो कंपनी खुली है तो दोनों में एक साथ इसी कॉन्फ़िगरेशन करनी चाहिए ना? एक पीसी में दो कंपनी खुली हुई है, ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? तो दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है या कुछ अलग है? नहीं नहीं, सेम करनी है। वो तो आपने दोनों व्हाट्सएप लॉगिन किस नंबर से किया है उस नंबर से मैसेज जाएगा, दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों कंपनी एक साथ रन करेंगे तो भी जाएगा व्हाट्सएप? हाँ हाँ बिल्कुल जाएगा। देखो ठीक। आपने डेस्कटॉप व्हाट्सएप को जिस नंबर से आपने लॉगिन किया है उस नंबर से उस पार्टी को मैसेज जाने वाला है। यहाँ पे तो हमने सोर्स का नंबर भी यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा ना, वो तो नंबर आपका व्हाट्सएप जो लॉगिन करके रखा है डेस्कटॉप वाला, वहां से आइडेंटिफाई हो रहा है। जो नंबर लॉगिन किया उधर से इसको ना मैसेज चला जाएगा। इसके बाद हम आपके पास आते हैं यूपीआई कॉन्फ़िगरेशन पे। यूपीआई कॉन्फ़िगरेशन में काफी लोगों को ये दिक्कत रहती है, उनको बड़ा टेढ़ा सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि यूपीआई कॉन्फ़िगरेशन कोई बिल में डाल दिया, स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं, चलो किसी ने बना के दे दिया वो एक अलग बात होता है, लेकिन उस लॉजिक को स्टडी करके खुद डिजाइन करना वो एक अलग बात होती है। अब हम आज वो चीज सीखेंगे ताकि आप लोगों के फिर दोबारा किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़े। मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको दोबारा मतलब हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े उसके लिए आपको पहले ये 6 पैरामीटर जो हमने नीचे डाले हैं वो आपको याद रखने हैं। ये 6 पैरामीटर आपने याद कर लिए, सी यू पी ए पी एन ए एम टी आर। आप इसको कोई फॉर्मूला बना के याद कर लो या फिर ऐसे ही याद रख लो। अब हम पहले हम डिजाइनिंग में चलते हैं। यहाँ पे हम एक फॉर्मेट ले लिया,
सबसे पहले हमें ये पता करना रहता है यूपीआई अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो उसका डोमेन क्या है। यहाँ पे डोमेन भी एकदम सिंपल है, यूपीआई ही इसका डोमेन है, और यहाँ पे कोलन लगाना है, डबल बैकस्लैश लगाना है। यहाँ पे बैकस्लैश हमारे यहाँ पे नहीं आता तो हम कर्सर को यहाँ पे रखते हैं और डबल बैकस्लैश लगा देते हैं, और फिर इसके आगे, सॉरी एक ही बार आया, एक बार और लगाना रहता है। फिर इसके बाद टाइप करना है पे और क्वेश्चन मार्क। ये आपका, जैसे हमने व्हाट्सएप का डोमेन बताया था, वैसे ये चीज यूपीआई पेमेंट का डोमेन है, यूपीआई कोलन डबल बैकस्लैश पे। ऐसे ही व्हाट्सएप का क्या था, व्हाट्सएप कोलन डबल बैकस्लैश सेंड, ये उसका डोमेन था। अब यहाँ पे क्या डोमेन है, यूपीआई कोलन डबल बैकस्लैश पे। अब इसके आगे जो हमने पैरामीटर बताए हैं वो डालने हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको सारे पैरामीटर स्मॉल लेटर में ही डालने हैं, और कोशिश ये करो स्मॉल लेटर में ही डालें। कैपिटल लेटर में वो कभी कभी काम नहीं करता है। तो सबसे पहले हमने CUPA बताया था, CUPA, CU फॉर करेंसी, CU इक्वल टू INR, एम्परसेंड, एम्परसेंड मतलब एंड, उसी को दूसरे लैंग्वेज में एम्परसेंड भी बोलते हैं। फिर PA मतलब पेई अकाउंट, यहां पे हमने अपना डाल देता हूं, देखिए आप, ये हमने अपना यूपीआई आईडी डाल दिया। फिर उसके बाद हमने एम्परसेंड किया, इसके बाद PN डाल दिया, PN मतलब पे नेम। अब हमने यहां पे डाल दिया जो भी नाम हमें समझ में आता वो डाल दिया यहाँ पे, फिर से एम्परसेंड कर दिया। अब हमें अमाउंट डाल दिया यहाँ पे AM इक्वल टू, यहाँ पे Alt F4 किया, क्वांटिटी में गए, ग्रैंड टोटल ले लिया, सारी चीजें सही हैं। यहाँ पे NCF लगा दिया। NCF हमने क्यों लगाया, क्योंकि अगर आपको पहले पता होगा कि पहले जब हम ये QR कोड बनाते थे तो उसमें कॉमा को रिमूव करने के लिए SQL क्वेरी लिखते थे। अभी वो SQL क्वेरी की जरूरत नहीं है, NCF लगा देते हैं। NCF का मतलब होता है नो करेंसी फॉर्मेट, उसमें करेंसी की फॉर्मेट ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगी। अगर करेंसी की फॉर्मेट स्किप हो गई तो अमाउंट आ गया, करेंसी के जो सेपरेटर होता है 1000 के ऊपर रहेगा तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अब 10 डिजिट में फिगर और बड़ी आती है, 10 करोड़ 20 करोड़ में तो बात अलग है, नंबर ऑफ डिजिट आप बढ़ा सकते हो, बाकी 10 डिजिट सफिशिएंट है इंक्लूडिंग स्पेसिस। इसमें 9 लाख की तक वैल्यू आ जाती है आई थिंक। फिर हमने एम्परसेंड लगाया, इसके बाद एक ऑप्शन और आएगा TR मतलब ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ट्रांजैक्शन रेफरेंस में बेसिकली हम जब भी पेमेंट लेते हैं तो हम उसकी इनवाइस का अमाउंट, इनवाइस का नंबर डालते हैं, ताकि हमें पेमेंट आते ही बिल हमारे बैंक में अपडेट हो जाए कि ये कौन से रेफरेंस से पेमेंट आया हुआ है। तो अगर आपको अगर बैंक डिटेल में इनवाइस का नंबर लिख के आ गया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इनवाइस का पेमेंट आया है। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन का रेफरेंस अपडेट करवाते हैं, और यहाँ पे Alt F4 करके वाउचर का बिल नंबर जो रहता है वो डाल देते हैं। और इसको हमने छोटा कर दिया 15। बस इतना ही रहता है, बाकी एक छोटा सा और भी होता है, ये मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 1 करके डाल देते हैं। ये हमारी यूपीआई की कोड तैयार हो गई। हमें इनपुट पैरामीटर में कस्टमर से क्या चाहिए,
केवल यूपीआई आईडी, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब हमने इसको सेव कर लिया। अब आपको ध्यान में देना है, पेज सेटिंग में जाके हेडर को 1 करना है और इसको सब 0 0 कर देना है। ये कर दिया। अब हम एक फॉर्मेट में डिजाइन करके उसको चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं है। इनवाइस करके हमने एक फॉर्मेट बनाया। यहाँ पे हमने F4 किया, QR कोड, फॉर्मेट के नाम पे हमने QR करके डाल दिया। और इसको हमने सेव कर दिया। एक बार हम इसको चेक करते हैं, एक इनवॉइस भी बनाते हैं पहले, ताकि हमें समझ में आए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोगों के पास गूगल पे और पेटीएम होगा तो आप लोग अपने एंड से भी स्कैन करके देख लेना, ताकि ये आपको क्लियरिटी आ जाए कि ये बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमने बना दिया है। एक बार आप लोगों को स्कैन करना और बताना स्कैन हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो क्या आया। 1770 रुपया आया सर। आ गया? बस बढ़िया। 1770। ट्रांसफर मत, हाँ हाँ जी, बस ट्रांसफर मत, 177। ट्रांसफर मत करना, नहीं तो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। आ गए तो क्या बात है। सर इसको अभी अपन चेंज भी कर सकते हैं ना 1770 को। नहीं, हमने इनवाइस का अमाउंट डाला हेलो, है ना। मैं बोल रहा हूँ मैंने इनवाइस का अमाउंट डाला हुआ है। हेलो, अगर मैं सर हाँ बोलो बोलो। इनवॉइस अमाउंट की जगह पे पार्टी बैलेंस डाल दिया और वो वो भी चेंज भी डाल, करना चाहता हूँ तो हो सकता है। हो जाएगा हो जाएगा, पार्टी बैलेंस डाल दो, हो जाएगा। और अमाउंट तो मुझे चेंज करने आनी चाहिए यहाँ पे मोबाइल पे। नहीं नहीं, तो मोबाइल पे तो चेंज होता ही है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक मिनट अभी फिर तो से नहीं हो स्क्रीन रहा कर, था ये वाला। चलो एक बार देख लेता हूँ, मैंने भी देखा नहीं था। उसके लिए कुछ पैरामीटर होगा शायद, तो वो अपने को समझना। मेरे इधर तो चेंज हो रहा है। नहीं मेरे पास नहीं हो रहा है सर चेंज। कौन सा ऐप है? ये गूगल पे। अमाउंट पे, मोमेंट अमाउंट के ऊपर क्लिक करो। नहीं हो रहा उस पे क्लिक। मेरा पेटीएम है, पेटीएम पे तो हो रहा है। हाँ गूगल पे में नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है। अब किसी को चेंज करना है तो वो अलग से यूपीआई आईडी से डायरेक्ट पेमेंट कर दे, वो एक अलग बात है। तो आज का वेबिनार मेरा इसी पर्पज के लिए था कि आपको व्हाट्सएप और यूपीआई कॉन्फ़िगरेशन एक अच्छे तरीके से लेवल से इस तरह से आ जाए कि आपको लॉजिकली एक आइडिया मिल जाए किस तरह से इसको करते हैं। तो बस हमारा ये पर्पज था आज के वेबिनार में। अगर किसी को कोई क्वेरी है, जो चीजें समझ में नहीं आई हो, तो एक एक करके पूछ सकते हैं। जो मेन पॉइंट था हमारा यूपीआई कॉन्फ़िगरेशन और व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन, वही था। नहीं तो लोग याद कैसे करते हैं, डोमेन क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, उसको सेपरेट करने के लिए क्या यूटिलाइज करते हैं, बस उस पर्पज के लिए था। किसी को कोई क्वेरी है इसमें? सर ये जो व्हाट्सएप आपने बताया एपीआई का, हम्म ये टोटली फ्री वर्जन है या हमें बाई करना है नहीं, ये टोटली पैकेज? फ्री वर्जन है। अभी तक डेस्कटॉप व्हाट्सएप जो रहता है वो हाँ। डायरेक्ट ही चलता है।
डायरेक्ट ही चलता है, वो फ्री है अभी फिलहाल, ओके, आज की डेट में फ्री है। बराबर, ठीक है। तो इसमें इसमें अपना व्हाट्सएप को डेस्कटॉप चालू करके रखने का और फिर यहाँ से जाएगा। हाँ जी, तभी जाएगा। ओके। आपने अगर एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन सेव कर रहे हैं, अगर व्हाट्सएप वाला मैसेज आ गया तो वो हाँ, इंडिकेट करता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है, ओके, जैसे मैंने अभी करके बताया था आपको। अगर ओके, वो मैसेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका व्हाट्सएप का कॉन्फ़िगरेशन में कहीं मिस्टेक है। ओके। जी जी। और हम्म। कांटेक्ट मास्टर जो है उसमें जो नंबर डालना है हम्म। पार्टी मास्टर में, तो वो मोबाइल नंबर में डालना है या